केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर, यानी खबर के साथ उसकी पूरी पड़ताल दिखाने का। और आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की इंजीनियर मौत मामले की। आखिरकार एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के उस मौत वाले गड्ढे में गिरी युवराज की कार को बाहर निकाल लिया। लेकिन जरा सोचिए, प्रशासन की टीमों को इसमें भी 3 दिन से ज्यादा वक्त लग गया। इतना वक्त आखिर क्यों लगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूछने पर अधिकारी मुंह छिपाते रहे। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर युवराज के मौत के जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई कब होगी। रिपोर्ट देखिए। आखिरकार वो गाड़ी, आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से निकाली जा रही है नाले से। ये गाड़ी आप देखिए, युवराज की ग्रैंड विटारा ये गाड़ी है। कुछ तो बताइए सर, प्लीज तो बताइए सर। उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर सर, टीम लेट पहुंची थी। कुछ तो बताइएगा सर, सवालों के जवाब। एक गाड़ी है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता था सर। सर एक बात बताइए, मैडम आप प्लीज बात करें। हवा में लटकी ये कार देखी। ये किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि उस शर्मनाक सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड है जिसकी लाचारी पिछले 96 घंटों में पूरे देश ने देखी। ये गाड़ी आप देखिए, युवराज की ग्रैंड विटारा ये गाड़ी है, जिसे कि फाइनली आज 7 घंटे से ज्यादा के समय के बाद निकाला जा रहा है। अथॉरिटी और बिल्डर की साठगांठ जो 27 साल के एक इंजीनियर को निगल गई। सिस्टम के गड्ढे में डूबकर एक निर्दोष ने दम तोड़ दी। लालची अधिकारियों की लापरवाही ने उसका दम घोंट दिया। और लचर रवैये की हद दिखाती ये तस्वीरें उसी कार की हैं जो युवराज उस दिन चला रहा था। इसी गाड़ी में युवराज उस दिन रात को अपने घर आ रहा था। ये देखिए गाड़ी, आगे का इस गाड़ी का आप तस्वीर देखेंगे तो शीशा भी टूटा हुआ है, गाड़ी का सनरूफ भी खुला हुआ है, जहां से लगता है युवराज ऊपर आके छत पर खड़ा हुआ होगा। शुक्रवार की रात को हुई इस घटना के 4 दिन बाद आखिरकार एनडीआरएफ की टीम उस मौत के गड्ढे से युवराज की कार को निकाल पाई। लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। उस कार को गड्ढे से निकालने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन लगाई गई, लाव लश्कर तैनात किया गया, अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। यानी वो सारी चीजें थीं जो अगर उस दिन होती तो युवराज बच सकता था। लेकिन अफसोस की बात ये कि तब सिस्टम सोया हुआ था। ये गाड़ी आप देखिए, युवराज की ग्रैंड विटारा ये गाड़ी है, जिसे कि फाइनली आज 7 घंटे से ज्यादा के समय के बाद निकाला जा रहा है। काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है एनडीआरएफ की टीम को इस गाड़ी को निकालने के लिए। तस्वीर देखेंगे तो शीशा भी टूटा हुआ है, बोनेट भी टूटी हुई है इस गाड़ी की। आप तस्वीर देखिए, समझ सकते हैं कि उस रात को क्या स्थिति रही होगी। इस गाड़ी का सनरूफ भी खुला हुआ है, जहां से लगता है युवराज ऊपर आके छत पर खड़ा हुआ होगा। और इसी गाड़ी के छत पर वो बाहर आके काफी देर तक गुहार लगा रहा था। उसने फोन लगाया, अपने पिताजी को फोन लगाया, इसके बाद उसके पिता भी पहुंचे थे यहाँ पर और उन्होंने पुलिस को बुलाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम आई, फायर ब्रिगेड की टीम आई, लेकिन कोई भी युवराज को बचा नहीं पाया। एनडीआरएफ के चीफ खुद कार के निकलने तक वहां डटे रहे। लेकिन जैसे ही हमने उनसे सवाल पूछे, उनके पैर कांपने लगे, जुबान पर ताला लग गया और वो सवालों से बचने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। 7 घंटे का समय लगा है सर, आप बोलना चाहेंगे सर, उस दिन क्यों नहीं किया एनडीआरएफ की टीम ने कोई कार्य? सर आज 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे के बाद गाड़ी निकाली गई। उस दिन एनडीआरएफ की टीम के पास रिसोर्स नहीं थे क्या? एनडीआरएफ की टीम लेट पहुंची थी। सर कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर, प्लीज एक बात तो बताइए सर। उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर सर, टीम लेट पहुंची थी। कुछ तो बताइएगा सर, सवालों के जवाब, एक जवाब तो दीजिए सर। उस दिन टीम नहीं थी हमारे पास सर। आज जैसे हमने गाड़ी निकाली है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता था सर। सर एक बात बताइए, उस दिन आप प्लीज बात करें।
हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को दबोच लिया। उसे हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया और 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी तरफ इस मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। इन कदमों ने युवराज के पिता के जख्मों पर कुछ मरहम तो जरूर लगाया होगा। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे की मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। और मीडिया के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सही मुद्दा और सही प्लेटफॉर्म पर उठाया, कि सबों के संज्ञान में आया और उचित सुरक्षात्मक उपाय जो घटनास्थल है वहाँ भी किया गया है और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके भी उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। जिनकी गलती है वो तो मुंह छिपाने में लगे हैं। एक कार को गड्ढे से निकालने में 4 दिन लग गए, वो भी तब जब चौतरफा प्रेशर था। कार को निकालने के लिए अधिकारियों की फौज लग गई, भारी भरकम मशीनें थी। अगर इसकी आधी ताकत भी उस दिन लगाई गई होती तो किसी की जान बच सकती थी। लेकिन शायद उस दिन निकम्मे अधिकारियों के चेहरे के आगे कुछ ज्यादा ही घना कोहरा था, जो उन्हें गड्ढे में डूबता युवराज दिखाई नहीं दिया। सिस्टम की नींद शायद उस दिन कुछ ज्यादा ही गहरी थी, इसी वजह से उसे युवराज की चीख नहीं सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे लखनऊ के जेएमयू की, जहां देश के कोने कोने से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। हाँ, वही के जेएमयू जो कुछ वक्त पहले तक डॉक्टर रमीज के लव जिहाद और धर्मांतरण कांड को लेकर चर्चा में था। एक तरफ उसकी जांच जारी है, तो वहीं अब केजीएमयू में लैंड जिहाद की वजह से सुर्खियों में तो था, यूनिवर्सिटी कैंपस में 5 अवैध मजार भी मिल गए हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि कैंपस के भीतर 5 मजार भला किसने बनवाए? जब मामला सामने आया तो केजीएमयू प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए, हड़कंप मच गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो उस जगह को यूज करेंगे, पेशेंट यूटिलिटी सेंटर बनाएंगे। धार्मिक स्थल एक संस्थान में एक से ज़्यादा क्यों हैं और एक ही समुदाय विशेष धार्मिक स्थल क्यों? केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र डॉक्टर बनने आते हैं, उसे जिहाद की आग में झोंकने की तैयारी चल रही है। केजीएमयू में लव जिहाद कांड की जड़ें खोदने के दौरान कट्टरपंथी गैंग का चौंकाने वाला काला सच सामने आया है। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में अलग अलग जगहों पर 5 मजारें हैं। सोचिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मजार का क्या काम, लेकिन बनी है और अवैध रूप से बनी है। रिपब्लिक भारत की टीम इस सच्चाई के तह तक जाने के लिए केजीएमयू पहुंची तो जिहादियों के हैरत अंगेज करतूत सामने आई। केजीएमयू के बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं और ट्रॉमा सेंटर में भी एक मज़ार है और ये केजीएमयू की दूसरी मज़ार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर है, बेहद महत्वपूर्ण विभाग, जहां पर बेहद गंभीर स्थिति में जो मरीज़ हैं वो पहुंचते हैं और आपातकालीन इलाज के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ साथ केजीएमयू कैंपस का ये दूसरा मज़ार है और ऐसे और भी कई सारी मज़ारें हैं, चाहे हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बात करें या फिर टीवीएच यानी टीवी हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पर भी ऐसी मज़ारें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये ट्रॉमा सेंटर के ठीक अंदर मौजूद है और ये भी केजीएमयू के कैंपस के अंदर है। ये तमाम मरीज़ यहाँ पर आते हैं और ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर धार्मिक स्थल एक संस्थान में एक से ज़्यादा क्यों हैं और एक ही समुदाय विशेष धार्मिक स्थल क्यों इतनी बड़ी संख्या में एक इतने बड़े संस्थान में पाया जा रहा है। सवाल है कि शिक्षा के मंदिर में मजार का क्या काम? तो असल में ये एक सोची समझी साजिश है, एक पैटर्न है जो देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से फॉलो किया जाता है। अमूमन इसी तरह से खाली जमीन पर पहले मजार बना दी जाती है। ये जमीनें अक्सर या तो सिंचाई विभाग, कृषि विभाग या फिर रेलवे की होती है, मतलब सरकारी जमीनें होती हैं। इनमें पहले तो मजार या मस्जिद बनाई जाती है और फिर उसे वक्फ का कर दिया जाता है। इससे होता ये था कि अगर सरकारों को वो जमीन वापस चाहिए भी तो उसके हाथ बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन सरकारी जमीनों पर मजार बनाकर लैंड जिहाद की कोशिश की गई, सरकारी जमीनों को हथियाने की साजिश रची गई, उन जमीनों से अब मजारों को धड़ल्ले से हटाया जा रहा है। केजीएमयू प्रबंधन ने भी साफ कर दिया है कि यूनिवर्सिटी में लैंड जिहाद बिल्कुल नहीं चलेगा। 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने
उसको खाली कराया, नियमानुसार उनको नोटिस दिया और खाली कराया। उसके बाद उन्होंने उस पर हाईकोर्ट में रिट की, पहले वो डिसमिस हुई, फिर उन्होंने कंटेंट फाइल किया, वो भी 3 दिन पहले डिसमिस हुई है। अब हम लोग उस जगह को यूज़ करेंगे, पेशेंट यूटिलिटी सेंटर बनाएंगे, जो मरीजों की ज़रूरत की HRF का सेंटर, कुछ इस टाइप के ऑफिसेज बनेंगे उसमें। मस्जिदों और मजारों की आड़ में बवाल की कुछ तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ से भी सामने आई। वहां अब्दुल करीम चौराहे पर एक नाले के ऊपर अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद की नपाई के दौरान बवाल हो गया। इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल हमीद घोसी ने इलाके में मुसलमानों को जुटाकर हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद उस इलाके में भारी सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ा। बुद्धि का विनाश हो गया है। वो विरोध करने वाले होते कौन है? उन्हें अधिकार किसने दिया है विरोध करने का? क्यों करेंगे? नाप तोल हो रही है तो उसमें परेशानी किस बात की है? क्यों मतलब हर चीज में उतर के आती है उल्टा सीधा। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। एक दिन पहले बहराइच के महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज के अंदर भी 10 से 12 मजारों को तोड़ा गया था। यानी यूपी सरकार का एजेंडा साफ है कि अगर किसी जमीन पर अतिक्रमण है तो वो चाहे मजार हो या फिर मकबरा, वो हटेगा ही हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो लोग आज कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो तब कहाँ थे जब ये मजारें बन रही थी। हालांकि जब ये पूरा मामला प्रशासन की संज्ञान में आया तो अब यहाँ पे जमीन की नपाई के साथ साथ अवैध जिस तरीके से मजार बनाया गया है वहां पर एक्शन की बात भी निकल के सामने आ रही है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई बीएमसी पद अब चुनावी आंकड़े नहीं भगवान तय करेंगे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि मेयर पद को लेकर महायुति में जारी खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे के एक बयान ने पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और उद्धव के बयान के मतलब क्या है, मायने क्या है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बीएमसी चुनाव भले ही महायुति ने मजबूती से लड़ा और धमाके से जीता, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत का जश्न सिर्फ बीजेपी ही मना रही है। महायुति के मजबूत साथी एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं और बीएमसी के मेयर पद को लेकर खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लगातार कहीं विवाद बना हुआ है कि शिवसेना शिंदे गुट द्वारा कहा जा रहा है कि 2.5 साल का मेयर बनाया जाए मुंबई का। शिवसेना शिंदे गुट का मेयर पहले हो और बीजेपी के बाद में हो, लेकिन बीजेपी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ तौर से अपने नेताओं को कहा है कि जो है मुंबई का मेयर जो होगा बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी के आंकड़े सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो मुंबई का मेयर बनेगा वो बीजेपी के बनेगा। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट इस पे राजी नहीं है। उनका कहना है कि मुंबई का मेयर 2.5 साल का हो, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी जो है वो भी उसमें कहीं कहीं शिवसेना के जो कॉर्पोरेटर है उनको शामिल किया जाए। शिंदे की नाराजगी सबके सामने, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस महायुति को पहले की तरह ही मजबूत बता रहे हैं। फडणवीस का कहना है कि मेयर के लिए शिवसेना ने 2.5 साल के कार्यकाल की जो मांग रखी है, इस तरह की खबरें अफवाह हैं। कोई समस्या नहीं, हमने चुनाव साथ मिलकर लड़ा है, हमारे बीच कोई टकराव नहीं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद जैसे ही शिंदे किंग मेकर की भूमिका में आए, उन्होंने मेयर पद के लिए अपनी मंशा जाहिर की। वो 2.5 साल के लिए मेयर पद की मांग पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मेयर पद पर अपना दावा ठोक रही है। मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय लेगा। कहा जा रहा है शिवसेना की भी बातें आ रही है, बीजेपी को होगा। जिस प्रकार का मैंडेट आज मुंबई की जनता ने दिया है, उन आंकड़ों को देखकर ये स्वाभाविक है कि मुंबई महानगर पालिका में जनता चाहती है कि मुंबई महानगर पालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के इस मैंडेट का आदर रखते हुए सभी महायुति के दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर को विराजमान करेंगे। मेयर पद को लेकर जारी खींचतान के बीच महायुति को भरोसा है कि ऐतिहासिक जीत के बाद मेयर की कुर्सी भी उसी के हिस्से आएगी। वो वॉकआउट करेंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। वॉकआउट करने से जो हमारी जो मेजॉरिटी है वो कम थोड़ी होने वाली है। वो वॉकआउट होंगे तो हार होने वाली है, इसीलिए वॉकआउट करेंगे। वो उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें वो जो बयान है उसमें कुछ दम नहीं है।
इस बीच शिवसेना उद्धव गुट भी मेयर बनाने को लेकर जोड़ तोड़ में जुट चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि उद्धव गुट तो बहुमत के आंकड़ों से काफी दूर है, तो उद्धव गुट का मेयर पद पर कैसे कब्जा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, भगवान भरोसे हो सकता है। चौंकिए मत, जो काम जनता जनार्दन ने नहीं किया वो काम अब भगवान करेंगे। कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। तो 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा है 114। उद्धव ठाकरे शिवसेना और मन से यानी ठाकरे बंधु के पास कुल मिलाकर 71 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी और शिंदे शिवसेना यानी महायुति के 118 पार्षद हैं। यानी महायुति के पास बहुमत से 4 पार्षद ज्यादा हैं। साथ ही महायुति के पास बहुमत से ज्यादा संख्या बल है। फिर भी महायुति टेंशन में है, और इस टेंशन का कारण है लॉटरी सिस्टम। दरअसल 22 जनवरी को टीएमसी के मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, और इसी लॉटरी पर मेयर पद का पूरा सियासी गुणागणित टिका हुआ है। आपको बता दें कि पिछली बार मेयर पद ओपन यानी जनरल कैटेगरी का था। रोटेशन पद्धति के अनुसार इस बार ओपन कैटेगरी नहीं हो सकती। इस बार लॉटरी इन कैटेगरी में से किसी एक की निकलेगी, या तो एससी महिला या एससी पुरुष, ओबीसी महिला या ओबीसी पुरुष, या फिर एसटी वर्ग की महिला या एसटी वर्ग का पुरुष। अगर लॉटरी एससी या ओबीसी कैटेगरी की निकलती है तो महायुति के लिए मेयर पद की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि इन वर्गों में उनके पार्षद जीत कर आए हैं। लेकिन लॉटरी अगर एसटी कैटेगरी के लिए निकलती है तो पूरी बाजी पलट सकती है। क्यों? क्योंकि पूरे मुंबई में एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें हैं। वार्ड नंबर 53 से जितेंद्र बल्वी जीत कर आए, वो उद्धव गुट की शिवसेना के, जबकि वार्ड 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे जीती, वो भी उद्धव शिवसेना की। यानी इन दोनों सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शिंदे शिवसेना को हराया है। एसटी कैटेगरी में महायुति का एक भी पार्षद नहीं, और अगर मेयर पद की लॉटरी एसटी महिला या एसटी पुरुष कैटेगरी की निकलती है तो मेयर पद के लिए केवल उद्धव शिवसेना के उम्मीदवार ही पात्र होंगे। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास इस कैटेगरी में कोई चेहरा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में महायुति के सामने 2 ही रास्ते होंगे, या तो 2/3 बहुमत जुटाकर एसटी कैटेगरी का पार्षद अपने पाले में ले लें, या फिर मेयर पद को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जाने दें। यानी पूरा मामला अब भगवान भरोसे ही है। यही कारण है कि मेयर पद के लिए जारी खींचतान के बीच उद्धव का भगवान की मर्जी वाला बयान सामने आया है, क्योंकि अब सब कुछ टिका है 22 जनवरी की आरक्षण लॉटरी पर, जिसके बाद ही मेयर पद पर छाए संकट के बादल साफ हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी की। क्या श्री अविमुक्तेश्वरानंद की जो डिग्री है, जो पदवी है, वो नकली है? क्योंकि इस सवाल को लेकर अब प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक संग्राम छिड़ा हुआ है। माघ मेला प्रशासन ने श्री शंकराचार्य को नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य के दावे पर जवाब मांगा है, जिसके बाद उनकी ओर से भी प्रशासन पे जम के अपनी भड़ास निकाली गई है, कागज दिखाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है दावा कि आपके पास क्या अधिकार है कि आप मुझसे मेरी पदवी के बारे में पूछें। और अब उनके इसी बयान को लेकर लखनऊ से लेकर प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक बयानबाजी चल रही है। कुल मिलाकर प्रयागराज में संत संगम और सियासत लगातार जारी है। आपको भी दिखाते हैं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। संगम की रेती पर माघ मेला, और माघ मेले में मौनी अमावस्या पर महास्नान का दिन। लाखों श्रद्धालु जब संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे, तब शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य सनातन का जयकारा लगाने के बजाय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नौबत हाथापाई तक आ गई। वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलना उन्हें भारी पड़ गया। सनातन के नाम पर संगम की रेती पर शुरू हुआ संग्राम अब सियासत और कानूनी दाव पेच के बीच जा फंसा है। शंकराचार्य के पद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो न कभी देखा गया न कभी सुना गया, वो सब हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से उनके शंकराचार्य होने को लेकर सवाल पूछा है। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे नोटिस में पूछा कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। प्रशासन का ये नोटिस अविमुक्तेश्वरानंद को नागवार गुजरा और उन्होंने प्रशासन को दो टूक समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट क्या शंकराचार्य पर सवाल उठाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति तक को नहीं। वहां पर आपके ही साथियों ने सलाह दी कि आपको पालकी पर जाना चाहिए, तो कानून तय करेगा, संविधान के तरह तय होगा प्रोटोकॉल, या फिर आपके साथी तय कर? ऐसा है कि शंकराचार्य कैसे चलें ये भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई अधिकारी नहीं तय करेगा। ये तो शंकराचार्य और शंकराचार्य का मठ ही तय करेगा और वो अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार ही तय करेगा। तो हम लोग तय करते हैं, उसको प्रशासन को सूचना दे देते हैं, सूचना हम लोग देते हैं उनको ताकि व्यवस्था बना रहे हैं, उनको जानकारी में रहे, इतना हम लोग करते हैं। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि अनुमति नहीं ली, तो ये गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गंगा स्नान के लिए, यमुना स्नान के लिए, संगम तीर्थ स्नान के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़े, ये गलत शब्दावली है, इसको नहीं बोला जाना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच की लड़ाई अब दो धड़ों में बट गई। कुछ अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उनका विरोध। अयोध्या के संत स्वामी विष्णुदास महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। शंकराचार्य के पीठ में अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी को प्रशासन ने विनती किया कि आप स्नान कीजिए महाराज जी, पैदल जा करके, ये मौनी अमावस है, कोई शाही स्नान और कुंभ स्नान नहीं है। मगर अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। वो दिन हमको याद है जब अखिलेश की सत्ता थी और जब पुलिसों ने हमारे शंकराचार्य पर लाठी बरसाए थे अविमुक्तेश्वरानंद पर, क्या वो भूल गए? वहीं अविमुक्तेश्वरानंद विवाद मामले में जमकर सियासत भी हो रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फोन कर अविमुक्तेश्वरानंद से बात की। अखिलेश अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और संतों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि 2015 में काशी में इन्हीं अखिलेश की सरकार में इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद के साथ वाराणसी पुलिस ने धक्का मुक्की तक कर दी थी। आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कभी राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, कभी केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी का आरोप लगाया। हालांकि हर बार उनके तमाम आरोपों ने उनको ही कटघरे में खड़ा किया। अब संगम नगरी में जारी संग्राम और उस पर हो रही सियासत ने अविमुक्तेश्वरानंद के पद की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद अपने अहंकार में सनातन का नुकसान कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।